हेलो एवरीवन। वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपका जिन जिन का एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है तो उनको अब एक ही सजेशन है कि अब आपको है जो आगे मेंस की तैयारी शुरू कर देनी है। साथ ही जिनका एसबीआई पीओ है तो आप साथ में है जो दिन का एक या दो मॉक देते चाहिए और साथ में है जो मेंस की तैयारी करते चाहिए, क्योंकि अब आपके पास में टाइम कम है और मेंस है जो आपका बहुत ही जल्दी है, क्योंकि रिजल्ट के बाद में आपको मेंस के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो डेट है जो लगभग आपका 10 अप्रैल के आसपास है। तो उसके आसपास है तो यानी कि रिजल्ट है जो आपका यहाँ पे आएगा मार्च के एंड में। और उसके बाद में आपके पास में कुछ भी टाइम नहीं बचेगा। तो आप, अगर आपको लग रहा है कि आपको अटेम्प्ट अच्छे हैं या नहीं है, ठीक है ना, आपका कैसा भी गया हो एग्ज़ाम, लेकिन मेंस की तैयारी तो आपको करनी ही है। इसी के लिए यहाँ पे अपन आज जुड़ रहे हैं। तो जो इंग्लिश की मेंस की जो यहाँ पे चेकलिस्ट है, जो मेंस विजेता चेकलिस्ट है आपकी, उसी के सॉल्यूशन को आज यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। और ये आपका चेकलिस्ट नंबर 23 है। इससे पहले 22 चेकलिस्ट है जो हमने कर दी है। तो अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए और वहाँ से उनको भी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसको जितना पॉसिबल हो सके यहाँ पे इसको रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे, आपके जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, फैमिली है, फ्रेंड है, सबको, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत ही जल्दी है जो मैं किस तरह से है जो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है, कल आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। तो मैं जिस तरह से कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, तो आपको अगर स्ट्रेटेजी अच्छी लगे तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आज का जो है अपना वो है क्लोज टेस्ट। तो मेंस लेवल का क्लोज टेस्ट है आपका यहाँ पे। ठीक है ना। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे अपन करेंगे इसको और समझेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। क्लोज टेस्ट में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे है जो इसको रीड करके है जो इसका समझना है कि टोन कैसा है, किस तरह से है ये यहाँ पे। ठीक है ना। ये थोड़ा अलग है और थोड़ा आपको ईज़ी भी लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है कि आपको यहाँ पे बॉक्स में है जो यहाँ पे आपको दे दिया है, यानी कि इस ब्लैंक में क्या आएगा, तो उसका पूरा है जो आपको मीनिंग समझा दिया है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे इस तरह के भी आपके क्लोज टेस्ट आते हैं, ईडियम बेस आते हैं, फ्रेज़ वो फिल करने वो भी आते हैं, और ऐसे भी आते हैं कि आपको बॉक्स में मीनिंग दे दिया है, तो इस मीनिंग के हिसाब से कौन सा वर्ड या कौन सा ईडियम है जो आपका सूटेबल करेगा, वो ऑप्शन में से आपको मैच करना है। ठीक है ना। यहाँ पे तो इनको रीड करना और मैच करना है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे यहाँ पे, हम है जो यहाँ पे इनको रीड करेंगे यहाँ पे और समझेंगे इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद में क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। तो धीरे धीरे रीड करते हैं यहाँ पे, देखते हैं, समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। द news last week of money laundering charges against crypto exchange Binance and its CEO Chen Jinping Zhong sent widespread and intense repercussion or disturbance through both financial market and crypto consumers alike। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस और उसके जो सीईओ है चांगपेंग जाओ, उनके खिलाफ है जो पिछले हफ्ते जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके आरोपों की यहाँ पे खबर आई है। तो यहाँ पे जो आपका ये बाजार मार्केट है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इस मार्केट और जो क्रिप्टो जो यहाँ पे कंज्यूमर्स है, ठीक है, दोनों के माध्यम से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी व्यापक और बहुत ही तेज गड़बड़ी का यहाँ पे क्या है, ये इस तरह का आरोप लगाया, यानी कि ये न्यूज है जो आई है यहाँ पे। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं अपन यहाँ पे क्या बोला है। एंड अंडरस्टैंडेबल सो, और यह है जो अपन समझ में भी आता है। बिफोर बाइनेंस settlement with US authorities, the company represented 60% of market for crypto spot trading। तो यहाँ पे बोला है कि जो अमेरिकी ऑफिशियल्स हैं, ठीक है ना, तो उनके साथ में बिनेंस, उनके समझौते से पहले यहाँ पे जो कंपनी क्रिप्टो सॉफ्ट ट्रेडिंग के लिए 60% जो मार्केट है, यानी कि लगभग उसका 60% मार्केट है जो क्रिप्टो स्पॉट का, वो उनके पास में था, उनकी ट्रेडिंग करते थे वो। एंड और जो जाओ हिमसेल्फ है, यानी कि जो आपका यहाँ पे जाओ खुद है, एज द वॉल स्ट्रीट जनरल नोटेड वॉज द सो कॉल्ड किंग ऑफ क्रिप्टो। तो यहाँ पे जो वॉल स्ट्रीट जनरल है, इनके अनुसार है जाओ खुद क्रिप्टो के यहाँ पे राजा कहलाते जाते थे, यानी कि ट्रेड में उनको बहुत ही अच्छा क्या था, एक्सपीरियंस था, तो उनको राजा कहते थे यहाँ पे क्रिप्टो का। नो मोर, लेकिन अब और नहीं। विद यूएस अथॉरिटीज स्लैपिंग मोर देन $4 बिलियन इन पेनल्टीज अगेंस्ट द कंपनी। तो अब क्या क्या है भाई,
कि यूएस ने है जो यूएस ऑफिशियल्स है, इन्होंने क्या किया, कंपनी के खिलाफ है जो $4 बिलियन से अधिक का इनके ऊपर क्या लगा दिया, जुर्माना। साथ ही जो बिनेंस है, रिस्क बिकमिंग ए शेल ऑफ इट्स फॉर्मर सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि बिनेंस अपने जो पहले के स्वरूप का खोखला हो जाने का जोखिम उठाता है, यानी कि पहले जो जैसे उसकी रेपुटेशन थी अब वो क्या हो गई है, खोखली हो गई है, इस तरह का रिस्क है। एंड जाओ जॉइंस, और जाओ ने जॉइंस कर दी ए लिस्ट और लाइनअप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ वंस फिटेड क्रिप्टो चिप्स हु हैव सिंस फॉलन फ्रॉम ग्रेस। तो यहाँ पे बोला है कि जाओ है जो उन व्यक्तियों की लिस्ट या लाइनअप में आ गया है जो क्रिप्टो यहाँ पे जो मेन है उनकी सूची में शामिल हो गए हैं, जो तब से सम्मान से गिर गए हैं। यानी कि जब किसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगता है या इस तरह का यहाँ पे ये जो लगता है पेनल्टीज लगती है यहाँ पे, तो कुछ न कुछ गलत काम करते तभी लगती है। तो यहाँ पे बोला है कि वो अपनी नज़रों में है जो गिर गए हैं, इस तरह से रेपुटेशन क्या हो गई, खराब हो गई है। ठीक है ना। बट वाइल मैनी pieces of analysis have focused on what is means for future of the crypto industry itself, or whether the industry can even recover from such stupendous an action, a situation or behavior that shocks people, that public feeling that is caused by such behavior। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला है लेकिन जबकि कई इस तरह के क्या हुए थे, एनालिसिस हुए थे यहाँ पे। ठीक है ना। तो इस तरह के आश्चर्य यानी कि बहुत सारे शॉकिंग है जो यहाँ पे स्टेप, यानी कि बहुत सारे शॉकिंग है जो बातें यहाँ पे उभर के आई है, और ऐसी बातें ये जिसने लोगों को क्या किया है, यहाँ पे शॉक कर दिया है, यानी कि उनको क्या कर दिया भाई, लोगों को चौंका दिया है। ठीक है ना। तो ये था अपना यहाँ पे पहला पैरा। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आएगा। कुल मिला के यहाँ पे बात हो रही है कि जो क्रिप्टो करेंसी है, तो वहाँ पे पहले यूएस के साथ में बिजनेस करते थे, उसके बाद में जो यूएस ने जो ऑफिशियल्स है उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे पेनल्टीज लगा दी है। तो इनकी जो इमेज है वो क्या हो गई, खराब हो गई, और इनको डर है अब इस तरह से, लोग क्या हो गए, शॉक हो गए यहाँ पे। आगे मूव करते हैं अपन अगले पैरा की ओर, देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे भी, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा यहाँ पे और समझिएगा यहाँ पे क्या बोला है आपको। ऑब्जर्वर रिक्स मिनी missing the forecast forest for the trees about what good news this settlement is। यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो ऑब्जर्वर रिस्क है, इस समझौते के बारे में, अच्छी खबर के बारे में, पेड़ों के लिए जंगल को खोने का जोखिम है। यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एम्पायर है जो ये खोने का क्या है, जोखिम है। अमेरिकन अथॉरिटीज मूव्स अगेंस्ट बिनेंस एंड जाओ illustrate that Washington is finally taking the threat of transnational money laundering in crypto seriously, and the US is finally focused on tackling one of the favorite tools that kleptocrats, oligarchs, and dictators around the world really rely on the launder their wealth, evade sanction, and bankroll everything from terrorism to anti-democratic। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपको, यहाँ पे बोला है बिनेंस और जाओ के खिलाफ जो अमेरिकी ऑफिशियल्स है उन्होंने एक कदम बताते हैं कि जो वॉशिंगटन है आखिरकार क्रिप्टो में जो ट्रांसनेशनल लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग, उसके खतरे को गंभीरता से ले रहा है, और यह कि जो अमेरिका आखिरकार उन जो पसंदीदा टूल्स हैं, उनके जो फेवरेट टूल्स हैं, उनसे निपटने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिनका इस्तेमाल दुनिया भर के जो क्लेक्टोक्रेट और जो यहाँ पे बहुत ही ऊंचे दर्जे के जो लोग होते हैं, यानी कि बहुत सारे पैसे वाले जो ऑफिशियल्स लोग होते हैं, और साथ ही जो यहाँ पे तानाशाह होते हैं, वो अपने धन को लूटने और ये जो रेस्ट्रिक्शन है इनसे बचने और आतंकवाद से लेकर लोकतांत्रिक विरोध ये जो करते हैं, हर चीज का यहाँ पे क्या कर रहा है, उनके खिलाफ है जो लड़ने की तैयारी कर रहा है। तो ये बोला है यहाँ पे। ठीक है ना। आगे रीड करते हैं और समझते हैं आगे आपको और क्या बोला है यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, जस्ट लुक एट व्हाट माई बियंस एंड जाओ वर एक्यूज्ड ऑफ, कि अब यहाँ पे देखो कि जो बिनेंस और जाओ पर क्या आरोप लगे, उनके ऊपर क्या एलिगेशंस लगे हैं, एंड हु दे आर एक्यूज्ड ऑफ इनेबलिंग, और उन पर किसे सक्षम बनाने का आरोप है। यानी कि ये जो घोटाला किया है तो किसको है जो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, किसके है जो यहाँ पे जेब भरी है, इस तरह से यहाँ पे बोला गया है। जो अमेरिकन अथॉरिटीज है एलिग्ड दैट द क्रिप्टो अगेंस्ट अलाउड टेररिस्ट फाइनेंस फॉर हमास, अल क्वसीम brigades, Al Qaeda, ISIS, along with child sex abuse and narcotics transaction।
अब यहाँ पे इनके ऊपर देखिए जो आरोप लगे हैं उसमें बताया है कि जो अमेरिका ऑफिशियल्स है उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो क्रिप्टो दिग्गज है इन्होंने हमास के अल कस्साम ब्रिगेड, अल-कायदा और जो आईएसआईएस है इनके लिए आतंकवादी जो फंडिंग है उनको यहाँ पे क्या दिया, परमिशन दिया, यानी कि उनको फंड दिए, पैसे दिए उनके। साथ ही जो यहाँ पे चाइल्ड सेक्स है, ठीक है ना, और जो नशीले यहाँ पे जो नार्कोटिक्स नशीले पदार्थ होते हैं उनकी लेन देन को भी क्या किया है, परमिशन दिया है इन्होंने। तो ये आरोप लगे हैं इनके ऊपर। अमेरिकन ऑथोरिटीज अनकवर्ड नेटवर्क कनेक्टेड टू रशिया इलिसिट फाइनेंस एज वेल एज टू ईरानियन एंटिटीज। अब यहाँ पे बोला है कि अमेरिकी अधिकारी ने जो रूस के जो अवैध यहाँ पे फाइनेंस से जुड़े नेटवर्क का पता लगाया है। साथ ही किसी चीज़ के यहाँ पे आधिकारिक देने के लिए ईरानी संस्थाओं का भी यहाँ पे नाम जुड़ा है। तो इन्होंने इस तरह से बोला है कि रशिया क्या करता है भाई, इलीगल अपना जो फाइनेंस करता है उनका भी नाम, उनका भी क्या हुआ पता चला है यहाँ पे, और ईरानियन एंटिटीज़ का भी, ठीक है ना, जो ईरान की जो कंपनी है उनका भी पता चला है यहाँ पे। टेकन इन टोटल, यानी कि कुल मिला के अपन बोले द डिटेल्स आर शॉकिंग, यानी कि ये जो डिटेल है बहुत ज़्यादा क्या करती है, आपको यहाँ पे शॉक कर देती है, आपको चौंका देती है। बट फॉर दोज फेमिलियर विथ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मनी लॉन्ड्रिंग दे आर हार्डली सरप्राइजिंग। लेकिन यहाँ पे बोला है भाई कि लोग तो चौंक गए हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो मॉडर्न मनी लॉन्ड्रिंग है इसके अगर हिस्ट्री से परिचित है लोग, वे शायद ही आश्चर्य होंगे, क्योंकि उनको पता है भाई इस तरह के घोटाले होते रहते हैं, ठीक है ना। तो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह ये है जो क्या है, उनके लिए जो मॉडर्न यहाँ पे जानते हैं हिस्ट्री को, तो उनके लिए नॉर्मल बात, उनको पता है भाई कि इस तरह के घोटाले होते रहते हैं। बाइनेंस में बी द बिगेस्ट क्रिप्टो हाउस एक्सपोज्ड। तो यहाँ पे बीएनस है वो शायद जो सबसे बड़ा क्रिप्टो हाउस है वो एक्सपोज हुआ है, यानी कि सामने आया है, बट इज सिंपली द लेटेस्ट इन लॉन्ग टाइम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुज लैक ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, एंड विलिंग टू टुक द अदर वे हैज ड्रॉन इन amounts of illicit wealth and attract the world's leading criminal rings and kleptocratic regimes। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, ठीक है ना। लैंग्वेज देखिए, ये थोड़ा फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट से संबंधित है तो थोड़ी लैंग्वेज आपको टफ लगेगी। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, आपको ऊपर ऊपर से मेन आइडिया समझना है, जरूरी नहीं हर वर्ड का आपको मीनिंग पता चले, ठीक है ना। आइडिया समझो, टोन समझो, उसके हिसाब से आपको फिल करना है। और इसमें तो है जो अपने को यहाँ पे ये देखिए बोल्ड में जो वर्ड दे रखे हैं तो ये अपनी हेल्प करेंगे, तो ये थोड़ा इजी रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें अगर आपको वोकैब आती है तो आप इजीली कर पाओगे इसको, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है। तो यहाँ पे बोला है जो कि जो बिनेंस है सबसे बड़ा क्रिप्टो हाउस है उसका, ठीक है ना, हो सकता है जिसका पर्दाफाश हुआ है, लेकिन ये जो फाइनेंशियल यहाँ पे संस्था है, कमिटीज़ है, इनकी बहुत ही लंबी लाइन है जो अभी क्या है, नहीं है, जिनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग की कमी है, ठीक है ना, और दूसरों की तरफ देखने की इच्छा ने जो यहाँ पे इलीगल मनी होता है उसकी क्वांटिटी को क्या क्या है यहाँ पे अपनी ओर खींचा है, ठीक है ना। और दुनिया के जो प्रमुख जो यहाँ पे इलीगल, ठीक है ना, गिरोह होते हैं जो यहाँ पे, और जो क्लेप्टोक्रेटिक शासन है उनको आकर्षित किया है यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह के यहाँ पे बोला गया है। इफ एनीथिंग दिस इज ए पैटर्न दैट वी हैव सीन टाइम एंड अगेन ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स एंड वन दैट हार्डली यूनिक टू क्रिप्टो। अब यहाँ पे बोला है कि यदि कुछ भी है तो एक ऐसा पैटर्न जिसने हमने पिछले कुछ दशकों में, यानी कि 10 सालों में बार बार देखा है, और ये क्रिप्टो के लिए शायद ही अनूठा है, यानी कि क्रिप्टो के लिए कुछ नई बात नहीं है, इस तरह के यहाँ पे होते रहते हैं, ठीक है ना। हार्डली यूनिक का मतलब है कि न के बराबर, बहुत ही मुश्किल से यूनिक है, इस तरह से होते रहते हैं यहाँ पे। वेन एवर एन इंडस्ट्री विदाउट सफरिंग मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल्स it begins sucking up illicit finance, laundering untold wealth in the process and often leading to स्कैंडल एज ए रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे बोला है कि जब भी कोई यहाँ पे इस तरह का जो क्या होता है, इस तरह का जब भी कोई भी यहाँ पे इंडस्ट्री है, ठीक है ना, तो वो देखने में आती है, यहाँ पे सामने आती है, जिसमें यहाँ पे इनफ जो मनी है जो उनके कंट्रोल में नहीं रहता है, तो यह इस तरह के जो इलीगल है फाइनेंस को यहाँ पे चूसना शुरू कर देता है, यानी कि उसको क्या कर देता है, खोखला करना शुरू कर देता है। और ये जो यहाँ पे ये प्रक्रिया है इसमें कई सारे संपत्ति को यहाँ पे क्या किया जाता है, वाइट मनी, ठीक है ना, ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, अक्सर घोटाले को ये जन्म देता है। यानी कि जो ब्लैक मनी उसको वाइट करने के लिए भी यहाँ पे काम में लिया जाता है,
इस तरह से आपको यहाँ पे बोला गया है। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अपन अगला, और ये जो लास्ट पैरा है अपना, इसको भी अपन समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन। तो देखिए ध्यान से, टेक द अमेरिकन बैंकिंग सेक्टर्स फॉर इंटेंस, यानी कि यहाँ पे बोला है उदाहरण के लिए अगर अपन यहाँ पे अमेरिकी जो बैंकिंग सेक्टर है उनको ही ले। इन द लेट 20th century, US banks were an effective free for all with no internal money laundering controls, giving even more for dictators to terrorist organizations reason to turn to US bank to hide and launder their wealth। अब यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे यूएस के जो बैंक का अगर एग्जाम्पल ले अपन, तो यहाँ पे बोला है कि लगभग जो 20th सेंचुरी है उसके अंत में यहाँ पे अमेरिकी बैंक है जो बहुत ही प्रभावी रूप से सभी के लिए यहाँ पे क्या थे, फ्री थे, ठीक है ना, सभी के लिए खुले थे, यहाँ पे कोई भी आओ, जिनमें कोई आतंकी मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रण नहीं करता था, यानी कि जिसमें कोई भी है जो यहाँ पे टेररिस्ट है जो वो कंट्रोल नहीं करता था मनी लॉन्ड्रिंग को, जिसने यहाँ पे जो डिक्टेटर है उनसे लेकर जो आतंकवादी संगठन है तक सभी को अपने पैसे को रखना और छिपाने और इसे लूटने के लिए अमीरी बैंकों की ओर रुख करने का कारण मिला था यहाँ पे, ठीक है ना। अपने पैसे रखो, यहाँ पे खुले हैं, सबको छुपाने के लिए, पैसे रखने के लिए, यानी कि कुल मिला के हमारे पास में पैसे आने दो, इस तरह का यहाँ पे 20th सेंचुरी के टाइम में यहाँ पे जो अमेरिकी बैंक्स का ये आपका नजरिया था। इट वॉज ओनली आफ्टर द September 11 अटैक। अब यहाँ पे बोला है कि सिर्फ ये जो सितंबर, ठीक है ना, जो 26/11 का यहाँ पे अटैक हुआ था, एंड क्वेश्चंस अबाउट हाउ द हाईजैक यूज द अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम टू फाइनेंस देयर अटैक, दैट legislatures passed the Patriot Act, which effectively cleaned up US banks, forcing them to conduct basic due ऑन कस्टमर्स फंड्स। अब यहाँ पे बोला है कि जो सितंबर 11 का हमला हुआ तो उसके बाद ही है जो हमले को यहाँ पे देखते हुए और इसको सब कुछ साफ करने के लिए अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करने के तरीकों के बारे में सवालों के बाद यहाँ पे विधायक है उन्होंने जो इस तरह के ये जो लोग थे उनमें देशभक्ति का एक पैट्रियट एक्ट, ठीक है ना, वो क्या कर दिया, लागू कर दिया, जिसने प्रभावी रूप से जो अमेरिकी बैंकों को क्या कर दिया, एकदम साफ कर दिया, यानी कि अंदर से पूरा ये जो घोटाला था वो पूरा हटा दिया, जिससे उन्हें जो कस्टमर्स थे उनके जो पैसे थे उन पर बुनियादी कितना बाकी है और किस तरह से उनको क्या करना है, यहाँ पे कस्टमर के फंड को किस तरह से उनको क्या करना है, यहाँ पे जो संचालन करना है उसके लिए मजबूर होना पड़ा था यहाँ पे, यानी कि जो ये पहले काम कर रहे थे वो पूरा बंद कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। पूरी क्या होती, जांच पड़ताल होती है, इस तरह से पूरा ढंग से काम होता है, ठीक है। तो ये था अपना आज का पैसेज, उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अपन समझ गए भाई, कुल मिला के किसके बारे में है, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में है, क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है ना, उसमें जो फ्रॉड हुआ है उसके बारे में है। तो यहाँ पे अपन ने इसको समझ लिया है। अब देखिए आपके क्वेश्चन कैसे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पे ये पैरा दे रखा, तो इसमें ये जो आपको ये बोल्ड में लाइन दे रखी है, तो इस लाइन से मैचिंग करता हुआ या तो ईडियम या कोई वर्ड कौन सा इन तीनों में से वही आपका ब्लैंक में आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, समझते हैं। सबसे पहला आपका यहाँ पे दे रखा है वाइड स्प्रेड एंड इंटेंस रेपरकशन और डिस्टर्बेंस, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और इंटेंस रेपरकशन यानी कि समस्या होती है, डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है ना, पूरी ओर फैला हुआ है, जो हंगामा है, डिस्टर्बेंस है, रेपरकशन है, तो उनके लिए कौन सा वर्ड है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कौन सा वर्ड है आपका यहाँ पे। तो सबसे पहला वर्ड है आपका स्टैग्नेशन, ठीक है ना। स्टैग्नेशन का मतलब तो क्या होता है कि एक ऐसी स्टेट यानी कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप क्या होता है, जिसमें लैक यानी कि कमी होती है। अब किसकी कमी होती है, तो लैक ऑफ एक्टिविटी, जिसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, कोई भी क्या नहीं होता, ग्रोथ नहीं होता है, या कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है, यानी कि कुल मिला के आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट जो आपका काम है वो रुक जाता है। ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन बोलते हैं। पर यहाँ पे तो ये सिचुएशन बोल रही, क्या बोल रही है यहाँ पे बोल रही है कि एक तरह से गड़बड़ी, बहुत ही तीव्र क्या है, गड़बड़ी, यहाँ पे पूरी और फैला हुआ रिपोकेशन, डिस्टर्बेंस होना, हा हल्ला हो जाना, तो यानी कि ए आपका नहीं होगा, ठीक है ना। ए तो क्या बोल रहा है आपको, ए बोल रहा है भाई कि आपकी ग्रोथ है जो रुक गई है, अटक गई है वहीं पे। शॉक वेव्स और अपहेल्स, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है। तो शॉक वेव बोल दे या अपहेल्स बोल दे, इनका मतलब होता है कि ए सडन बिग चेंज, ए लॉट ऑफ ट्रबल, शॉक वेव्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं ए लॉट ऑफ ट्रबल, ठीक है, यानी कि बहुत ही
अचानक से बड़े-बड़े चेंज हो जाना, बहुत ज़्यादा ट्रबल हो जाना, तो इसको बोलते हैं अपन शॉक वेव या अपहेल्स। तो इसका मतलब बी और सी दोनों सिनोनिम्स है, यानी कि आपका आंसर क्या होगा बी एंड सी, यानी कि कहाँ है ऑप्शन नंबर सी है, ये अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यहाँ से, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर देखते हैं, समझते हैं। अगेन यहाँ पे क्या बोला है, ए लिस्ट और लाइनअप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि यहाँ पे बोला है एक लिस्ट या लाइनअप, एक तरह से लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, ठीक है ना। एंट्रोपी, सबसे पहला वर्ड आपका एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट लैक ऑफ ऑर्डर, यानी कि किसमें ऑर्डर नहीं होना। ऑर्डर का मतलब क्या है, व्यवस्था से कोई काम होता है ऑर्डर से, ठीक है ना, तो वो नहीं होना, यानी कि अस्त व्यस्त काम होना। तो यहाँ पे होगा लेक ऑफ ऑर्डर, यानी कि क्रम से एक ढंग से काम नहीं होना है, पूरी तरीके से अस्त व्यस्त काम होना। रोस्टर, रोस्टर का मतलब क्या होता है, रोस्टर का मतलब होता है एक लिस्ट या एक लाइनअप, ठीक है ना। तो किसी पर्सन का, किसी इंडिविजुअल्स का कोई लिस्ट या लाइनअप होता है, तो उसको क्या बोलते हैं रोस्टर, यानी कि बी आपका सही है। क्लटर, क्लटर का मतलब क्या है, क्लटर का मतलब है कि ऐसी अनवांटेड या आपको जो नहीं चाहिए ऐसी थिंग जिससे क्या होती है, यहाँ पे पूरी जगह अस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक है ना। तो अनवांटेड या नॉट नीडेड थिंग्स जिससे क्या होता है अस्त व्यस्त हो जाता है सारा। पर अपने को तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, अपने को तो क्या चाहिए लिस्ट या लाइनअप चाहिए, तो ओनली बी है। ओनली बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है, और ये क्या है अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसको जितना पॉसिबल हो सके उतना शेयर कीजिए आप प्लीज़, यही आपसे रिक्वेस्ट है। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे बदले में यही चाहते हैं कि आप सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और आप इसी तरह से आगे मेहनत करते जाए, और जो ड्रीम जॉब है, जो आपका सपना है, वो पूरा कर पाए। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है आपको। तो देखिए यहाँ पे, एन एक्शन और सिचुएशन ऑफ बिहेवियर दैट शॉक्स पीपल, द पब्लिक फीलिंग दैट इज कॉज्ड बाय सच बिहेवियर, यानी कि एक ऐसा एक्शन या सिचुएशन होना जो लोगों को क्या कर दे, शॉक कर दे, उनको क्या कर दे, यहाँ पे उनको असमंजस में डाल दे, पब्लिक की ऐसी फीलिंग जिसके कारण क्या हो, इस तरह का बिहेवियर हो, ठीक है ना। तो ऐसा बिहेवियर जिससे लोग क्या हो जाए, शॉक हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है आपका। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे है एक्सटॉल्सन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पे एक ऐसी स्टेट या फीलिंग जिसमें आप बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खुश हो। तो इसको स्टेट, ये स्टेट कौन सी है भाई, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो ऐसी स्टेट जिसमें आप हद से ज़्यादा खुश हो, ऐसी स्टेट को या ऐसी फीलिंग को क्या बोलते हैं, एक्सटॉल्सन बोलते हैं। पर यहाँ पे तो क्या है, किसी तरह की धोखाधड़ी या शॉक करने का है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं आपका, अब ट्रांसग्रेशन और स्कैंडल, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। इनका मतलब होता है यहाँ पे कि एक ऐसा एक्शन या सिचुएशन जो लोगों को क्या कर दे, शॉक कर दे, यानी कि ये जो लिखा हुआ है यही है। तो यहाँ पे अगेन बी और सी है, तो कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर सी है, और ये क्या है अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ में आपको क्या दे रखा है, ए फाइट फॉर समथिंग दैट यू बिलीव टू बी गुड और अगेंस्ट समथिंग दैट यू बिलीव टू बैड, यानी कि एक लड़ाई किस तरह की, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, आपको लगता है ये चीज़ सही है, तो उस सही के लिए आवाज़ उठाना, या फिर आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत है तो उसके लिए आवाज़ उठाना, ठीक है ना। यानी कि कुल मिला के सही के लिए आवाज़ उठाना, या कोई गलत काम हो रहा तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, इस तरह की एक लड़ाई होती है। तो इसके लिए कौन सा वर्ड आ सकता है आपका, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला आपका क्रूसेड्स। क्रूसेड्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसी लड़ाई अच्छे के लिए या बुरे के लिए होती है, ठीक है ना। तो यानी कि ये आपका एकदम इसका मीनिंग मैच हो रहा है। कॉनन्ड्रम, अब देखिए कॉनन्ड्रम का मतलब क्या होता है, अब ठीक है ना। तो आपके मान लीजिए एक ड्रम पड़ा है, ठीक है ना, एक ड्रम या डब्बा पड़ा है, ठीक है ना, ठीक है। अब किसी ने ड्रम बजा दिया है और आप भाग के गए हैं वहाँ पे देखा, ठीक है ना, तो आपको कोई नहीं दिखा, फिर वापस अंदर आए, फिर किसी ने ड्रम बजा दिया, आप भाग के गए, देखा कोई नहीं है वहाँ पे, तो आपने क्या बोला कि कौन ड्रम बजा रहा है, आप क्या हो गए, कन्फ्यूज हो गए, आपको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो कौन ड्रम, यानी कि कौन ड्रम बजा रहा है आपको पता ही नहीं है, यानी कि एक ऐसी स्टेट जिसमें आप क्या होते हैं, पजल हो जाते हो, पजलिंग, कन्फ्यूज हो जाते हो, ठीक है ना। तो उम्मीद है अब आप है जो ये मीनिंग कभी नहीं भूलोगे। तो कॉन्ड्रम क्या होता है भाई, पजलिंग होता है, पर अपने को तो यहाँ पे किसी लड़ाई के बारे में है, तो ये नहीं होगा। आगे प्रिडिक्टमेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा क्या है, डिफिकल्ट है और चैलेंजिंग है। तो एक ऐसी सिचुएशन जो क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और चैलेंजिंग है, ठीक है। तो यानी कि ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या है, ओनली ए है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखते हैं, टू गिव ऑफिशियल परमिशन फॉर समथिंग, यानी कि किसी को ऑफिशियल परमिशन देना यहाँ पे, ठीक है ना। जो अथॉरिटी यानी कि जो सरकार या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो परमिशन देते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले तो रेक्टिफाइड है, एक्रीडेशंस है और सैंक्शंस है, ठीक है ना। देखिए पहले ये तीनों वर्ड है जो आपके क्या है, सिनोनिम्स। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है किसी को ऑफिशियल परमिशन देना किसी काम के लिए। तो इसका मतलब ये तीनों सही हो जाएंगे आपके, और आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वोकेब है जो ये आपकी बार बार आती है एग्जाम में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई नई वोकेब है, ठीक है। अगर आप एडिटोरियल न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो ये तो सबसे ज़्यादा वर्ड अपन सुनते ही है ना। सैंक्शंस लगाए हैं, इस बैंक ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, ठीक है ना, ये अपन पढ़ते ही हैं, तो वहीं से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, तो देखते हैं यहाँ पे, समथिंग डेट एस्केप योर अटेंशन और गोज अननोटिस, यानी कि कोई चीज जो आपकी नज़र से बच जाए, ठीक है ना, जो आप नोटिस नहीं कर पाओ, तो ऐसी चीज को यानी कि बच जाना आपसे, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले नाउन्स, ये वर्ड अपन ने पिछले सेशन में भी पढ़ा है, ठीक है ना। तो नाउन्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये अगर अपन समझे तो नाउन्स का मतलब होता है एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस, ठीक है ना। कोई भी दो चीज है उसमें न के बराबर बहुत ही छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, नाउंस बोलते हैं। पर यहाँ पे डिफरेंस की बात नहीं हुई है, यहाँ पे आपके ध्यान नहीं जाना किसी चीज पे, ये है आपका अटेंशन नहीं जाना, तो नाउंस नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे डेरिलेक्शन या ओवरसाइट, ये दोनों क्या होते हैं आपके, ये दोनों आपके सिनोनिम है, और इनका मतलब है कि कुछ जो आपके ध्यान से बच जाए या अनदेखा रह जाए, यानी कि ये आंसर है अपना। तो यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6 में कौन सा, बी और सी है, सही कर देते हैं बी और सी। तो ऑप्शन नंबर बी है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। ए सेंस ऑफ बीइंग एस्टाउंडिंग और एस्टोनिशिंग और फाइंड डिफिकल्ट टू बिलीव, यानी कि आपको बोला है कि एक प्रकार का, एक तरह से अपन क्या हो जाते हैं भाई, शौक में आ जाते हैं, ठीक है ना, और किसी चीज पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। एक तरह से शौक आ गया, बिलीव नहीं हो रहा है ऐसी चीज पे, ठीक है ना। तो उसके लिए कौन सा वर्ड होगा, तो देखते हैं अपन यहाँ पे। सबसे पहले तो अगर अपन देखें एथर्नल, इसको देखते हैं। एथर्नल का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली डेलिकेट है, यानी कि जो चीज़ आपको क्या लगे, अनरियल लगे, यानी कि कोई चीज़ ऐसी है कि ऐसा लगता है कि आपको कि वो चीज़ है जो सच में नहीं है, अनरियल है, या फिर हेवन जैसा लगता है आपको, ठीक है ना। या फिर एक्सट्रीमली डेलिकेट, बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा लगता है कि वो चीज़ है जो सच में यहाँ पे क्या है, दुनिया में ही नहीं है, इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो ये तो इमेजिन, एक इमेजिनरी स्टेट की बात की जा रही है, यानी कि आपको क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ है जो सच में नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आगे अगर देखें अपन तो स्टारलिंग और स्ट्रेग्रीन, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। इनका मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसमें आप क्या होते हैं, आप बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जो फाइंड डिफिकल्ट टू बिलीव, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन या ऐसी चीज़ जिस पे आप क्या नहीं कर सकते हो भाई, आप है जो यहाँ पे उसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए और सी सही है आपके, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, ए और सी हो गया है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो देखिए, टू कम इन टू व्यू, बिकम नोन और बिकम एविडेंट, यानी कि किसी के ध्यान में आना, जान पहचान में आना, ठीक है ना, उसका ध्यान आकर्षित करना, इस तरह के है। तो जो पीछे अभी अपन ने 6 वाला किया है उसका अपोजिट यहाँ पे देखना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे है जो वर्ड है, ठीक है ना। देखिए ट्रांसपायर्स है और इमर्जियस है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सिनोनिम होते हैं। इनका मतलब होता है कोई चीज़ है जो आपकी किस में आना, व्यू में, नज़र में आना, आपके लिए जान पहचान के होना, एविडेंट होना, यानी कि पहले तो ये दोनों क्या हो गए आपके आंसर हो गए कौन से, ए और बी। तो ए और बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है। अब ट्रिकल्स है, ट्रिकल्स का मतलब देखते हैं। ट्रिकल्स का मतलब होता है कि कहीं पे जाना, ठीक है ना, कहीं पे जाना, लेकिन कैसे जाना, स्लोली, स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे एकदम कहीं पे चलते हुए जाना, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे। तो सी तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, देखते हैं समझते हैं क्या बोला है आपको। एक्टिविटीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नॉट वर्दी एंड अटेंशन ग्रैबिंग,
यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ होना जो क्या है भाई, असाधारण है, यानी कि नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, जो बहुत ही ज़्यादा नोटवर्दी यानी कि आपका ध्यान आकर्षित करने वाली है, ठीक है ना, आपका ध्यान खींचने वाली है, ऐसी एक्टिविटीज़ है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर अपन देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले है आपका वर्ड मेडिकोर। मेडिकोर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एवरेज है। एवरेज का मतलब क्या है, नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, क्या है, ऑर्डिनरी, यानी कि ऐसे कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। जैसे कोई गाय चल रही है तो ऑर्डिनरी है, लेकिन रोड पे वही शेर चल जाए तो क्या होता है, ऑर्डिनरी नहीं होता है, ठीक है ना, वही बात है। तो एवरेज बात हो रही है, नॉर्मल साधारण बात हो रही है, पर अपने को तो क्या चाहिए भाई, अपने को तो ऐसी बात चाहिए जो क्या हो, असाधारण हो, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, मंडेन, ठीक है ना। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डल है, डल का मतलब फीकी है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा आपका, जिसमें आपका क्या नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी है, ठीक है ना। जैसे वही एग्जाम्पल दिया मैंने कि रास्ते से गाय जा रही है, तो क्या देखने में इंटरेस्ट है आपको, नहीं है भाई, रोज़ देखते हैं गाय तो फिरती रहती है, लेकिन वही शेर चला जाए तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए, वही वाली बात है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा, स्पेक्युलर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज़ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो ध्यान खींचने वाली हो, यानी कि आपका आंसर क्या है, सी वाला। तो ओनली सी का है आपका ऑप्शन नंबर ए, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं अपन आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है। द क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग टास्क विथ प्रिसिशन एंड मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल, यानी कि यहाँ पे बोला है कि कोई काम बहुत ही ज़्यादा सटीकता से, यानी कि बिना किसी गलती के पूरे अच्छे एकदम ढंग से, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से, सावधानीपूर्ण अटेंशन से यहाँ पे कोई काम करना है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए, एसिड्यूसनेस, डिलिजेंस और मेटिकुलसनेस, पहले तो ये तीनों सिनोनिम्स है। इन तीनों का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनती होना, कोई ऐसी क्वालिटी होना आप में कि आप कोई काम करते हो बहुत ज़्यादा सावधानी से, केयरफुली करते हो, ध्यान से करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत से करते हो, ये इनके मीनिंग होते हैं। तो यही पूछा है, यानी कि ये तीनों आंसर होंगे आपके, तो कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर डी है, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, और यहाँ से है जो आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो वही अगेन एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को फैला दीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।